क्या होगा अगर फिटनेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कोई खराब जेनेटिक्स नहीं है, या महंगी मेंबरशिप और भारी मशीनें भी नहीं है? मतलब सोचिए, अगर असली रुकावट घर के लिविंग रूम में रखा हो वो बहुत ही आरामदायक सोफा हो तो? हाँ, और ये बहुत ही आम बात है। मतलब अक्सर हम सब इसी सोफे और जिम जाने के बीच फंसे रहते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हम फिटनेस की दुनिया के इसी सबसे पुराने और उलझे हुए सवाल को डिकोड कर रहे हैं कि क्या सच में शरीर को बदलने के लिए जिम की उस लोहे और पसीने वाली दुनिया में जाना जरूरी है, या फिर घर के एक छोटे से कोने में भी वही नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। हमारे पास जो रिसर्च, क्लिनिकल नोट्स और फिटनेस साइकोलॉजी का डेटा है, वो सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या बेहतर है, बल्कि वो ये समझाता है कि हमारा दिमाग और शरीर, मतलब हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, इन दोनों अलग अलग माहौल में किस तरह से बर्ताव करता है। सही कहा। और हमारा आज का मिशन यही है कि हम इस उलझन को सुलझाएं, ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो बिना ओवरलोड महसूस किए अपने लिए एक सही फैसला ले सकें। इसे ऐसे समझते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये तय करना कि क्या बाहर किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया जाए या फिर घर पर अपनी सुविधा और सुकून के साथ खुद खाना बनाया जाए। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है, क्योंकि जब हम जिम और होम वर्कआउट की तुलना करते हैं तो असल में हम दो पूरी तरह से अलग तरह के स्ट्रेस एनवायरनमेंट की तुलना कर रहे होते हैं। ये विषय ऐसा है जिसे लोग अक्सर सिर्फ पैसों या फिर समय की कमी के चश्मे से देखते हैं। हाँ, लोग कहते हैं टाइम नहीं है या पैसे नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जो डेटा हमने देखा है वो बताता है कि ये बहस सिर्फ सुविधा के बारे में नहीं है ना? ये न्यूरोलॉजी, शरीर विज्ञान और हमारी आदतों के विज्ञान का एक बहुत ही जटिल समीकरण है। तो आज हम सतह से थोड़ा नीचे जाएंगे उन ट्रिगर्स को समझने के लिए जो हमें या तो फिट बनाते हैं या फिर बीच में ही हार मानने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए सीधे जिम के वातावरण से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब भी फिटनेस की बात आती है दिमाग में सबसे पहली तस्वीर जिम की ही आती है। जब मैं रिसर्च नोट्स देख रहा था तो सबसे पहला तर्क जिम के पक्ष में था, वहां के उपकरण। हाँ, इक्विपमेंट। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ बहुत सारी मशीनें होने वाली आम बात नहीं करना चाहता। नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प टर्म का इस्तेमाल हुआ है, बायोमैकेनिकल ऑप्टिमाइजेशन। हाँ। तो क्या वे भारी भरकम मशीनें सिर्फ वजन उठाने के लिए हैं या उनके पीछे शरीर की एनाटॉमी का कोई गहरा विज्ञान है? देखिए, बायोमैकेनिकल ऑप्टिमाइजेशन ही वो असली कारण है जिसकी वजह से जिम की मशीनें इतनी प्रभावी होती हैं। इसे ऐसे समझते हैं, जब कोई व्यक्ति घर पे बिना किसी सपोर्ट के डंबल उठाता है तो उसके शरीर की बहुत सारी ऊर्जा सिर्फ अपना संतुलन बनाए रखने में खर्च हो जाती है। इसे हम स्टेबलाइजर मसल्स का काम कहते हैं। अच्छा, मतलब हमारा शरीर खुद को गिरने से रोक रहा होता है। बिल्कुल। लेकिन जिम में जब कोई व्यक्ति चेस्ट प्रेस या लेग एक्सटेंशन मशीन पर बैठता है तो मशीन उसके शरीर को पूरी तरह से लॉक कर देती है। ओके। संतुलन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। इसका सीधा असर ये होता है कि नर्वस सिस्टम का 100% फोकस 100% सिर्फ और सिर्फ उसी एक मांसपेशी पर जाता है जिसे ट्रेन किया जा रहा है। इसे आइसोलेशन कहते हैं। अरे वाह, मतलब ऊर्जा इधर उधर बिखरती नहीं है। हाँ, और ये आइसोलेशन मसल हाइपरट्रॉफी के लिए, मतलब मांसपेशियों का आकार बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन स्थिति पैदा करता है। शरीर को चोट लगने का जोखिम बहुत कम हो जाता है और व्यक्ति अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा वजन सुरक्षित तरीके से उठा पाता है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है कि मशीनें हमारी ऊर्जा को बिखरने से रोकती हैं। लेकिन मशीनों के साथ साथ नोट्स में ट्रेनर्स और गाइडेंस के पहलू को भी बहुत गहराई से कवर किया गया है। हाँ, गाइडेंस बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रेनर का काम सिर्फ ये बताना है कि आज चेस्ट कर लो, कल बैक कर लेना, है ना? लेकिन जो डेटा हमने देखा वो बताता है कि असली खेल प्रोप्रियोसेप्शन का है। प्रोप्रियोसेप्शन? क्या हम इस बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं कि एक ट्रेनर कैसे हमारे दिमाग के उस अंधे पन्ने को भरता है जिसे हम खुद नहीं देख पाते? जरूर। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब है कि हमारे दिमाग को ये पता होना कि अंतरिक्ष में या कह लें स्पेस में हमारे शरीर के अंग किस स्थिति में हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वर्कआउट करते समय हम अक्सर खुद को लेकर एक भ्रम में होते हैं। मतलब हम गलत कर रहे होते हैं और हमें लगता है हम सही हैं। बिल्कुल। एक व्यक्ति को लग सकता है कि डेडलिफ्ट करते समय उसकी पीठ बिल्कुल सीधी है,
लेकिन असल में वो मुड़ी हुई हो सकती है। हमारा दिमाग हमारी अपनी गलतियों को उस वक्त महसूस नहीं कर पाता। ओह, तो यहाँ ट्रेनर काम आता है। हाँ, यहीं पर एक ट्रेनर एक एक्सटर्नल मिरर यानी बाहरी आईने का काम करता है। वो सिर्फ मोटिवेट नहीं रहता कि कम ऑन एक और रैप, बल्कि वो माइक्रो करेक्शन करता है। वो जोड़ों पर पड़ने वाले अनचाहे तनाव को रोकता है। सही बात है। क्योंकि देखिए, 1 इंच का गलत एंगल भी लंबे समय में स्लिप डिस्क या रोटेटर कफ की इंजरी का कारण बन सकता है। जिम का ये इकोसिस्टम सिर्फ वजन उठाने की जगह नहीं है, ये गलतियों को उसी वक्त सुधारने का एक सेफ्टी नेट भी है। और शायद यही इकोसिस्टम हमारे दिमाग पर भी असर डालता है। रिसर्च में एनवायरमेंटल ट्रिगर्स का बहुत जिक्र है कि जिम की गंध, लोहे के टकराने की आवाज, वहाँ का माहौल हमारे दिमाग को एक खास तरीके से कंडीशन कर देता है। हाँ, जिम में घुसते ही एक अलग जोन बन जाता है। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर मुझे रिसर्च में एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। वो क्या? एक तरफ तो हम जिम के इस जोन या फोकस की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नोट्स में जिम की भीड़ को एक बहुत बड़ी समस्या बताया गया है। हाँ, भीड़ तो होती है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये भीड़ सच में कोई साइकोलॉजिकल या फिजिकल बाधा है, या ये सिर्फ वर्कआउट से बचने का एक बहाना है? मतलब अगर किसी को सच में मेहनत करनी है तो क्या वो किसी के साथ मशीन शेयर नहीं कर सकता? क्या हम भीड़ को अपनी नाकामी का कवर अप नहीं बना रहे हैं? ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि भीड़ सिर्फ एक बहाना है। मुझे भी पहले यही लगता था, लेकिन अगर हम इसे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के नजरिए से देखें तो भीड़ असल में वर्कआउट के पूरे विज्ञान को तहस नहस कर सकती है। अच्छा, वो कैसे? इसे रेस्ट इंटरवल साइंस कहते हैं। जब हम मसल बिल्डिंग या हाइपरट्रॉफी के लिए वर्कआउट करते हैं तो 2 सेट के बीच का आराम बहुत अहम होता है, जो आमतौर पर 60 से 90 सेकंड होना चाहिए। ठीक है, 60 से 90 सेकंड। अब मान लीजिए कि जिम में बहुत भीड़ है और किसी मशीन के लिए 5 मिनट इंतजार करना पड़ रहा है। हाँ, अक्सर शाम के वक्त ऐसा ही होता है। तो ऐसे में क्या होता है? मांसपेशी ठंडी हो जाती है, शरीर का वो मेटाबॉलिक स्ट्रेस टूट जाता है जो मसल ग्रोथ के लिए जरूरी था। नर्वस सिस्टम वापस रिलैक्स मोड में जाने लगता है। ओह, मतलब पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बिल्कुल, इसलिए भीड़ सिर्फ दिमाग को ही झुंझलाहट नहीं देती, बल्कि ये वर्कआउट की उस बायोलॉजिकल लय को भी तोड़ देती है जो नतीजे लाने के लिए सबसे जरूरी होती है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब हम सिर्फ समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत की उस बायोलॉजिकल विंडो को भी गंवा रहे हैं। एकदम सही। और इसके ऊपर से जिम की महंगी मेंबरशिप और वहां पहुंचने में लगने वाला ट्रैफिक का समय। संक कॉस्ट फैलेसी की वजह से लोग मेंबरशिप तो ले लेते हैं, ये सोचकर कि पैसे खर्च किए हैं तो जाएंगे ही, पर असल में ऐसा होता नहीं है। हाँ, वो कार्ड बस वॉलेट में रखा रह जाता है। बिल्कुल। तो इन सब रुकावटों को देखते हुए रिसर्च का अगला हिस्सा हमें एकदम विपरीत दिशा में ले जाता है, होम वर्कआउट की तरफ। मतलब जिम जाने के इस पूरे फ्रिक्शन या घर्षण को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है कि बस अपने लिविंग रूम में एक मैट बिछा ली जाए। और विहार विज्ञान या बिहेवियरल साइंस के नजरिए से ये बहुत ही तार्किक कदम लगता है। होम वर्कआउट सबसे बड़ी रुकावट को हटा देता है, और वो है कम्यूट फ्रिक्शन, यानी यात्रा में लगने वाला समय। हाँ, जाने आने का झंझट खत्म। जब जिम जाने, कपड़े बदलने और वापस आने का वो 40 मिनट का अतिरिक्त समय बच जाता है, तो किसी भी व्यक्ति के लिए वर्कआउट को शुरू करना सैद्धांतिक रूप से बहुत आसान हो जाना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि व्यावहारिक रूप से ये उतना आसान है नहीं। हाँ, वो तो है। देखिए, जब हम वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि काम और आराम के बीच की लकीर मिट जाती है। बिस्तर से उठकर उसी कमरे में लैपटॉप खोलने से न तो काम पूरे फोकस के साथ होता है और न ही इंसान ठीक से आराम कर पाता है। सही बात है, बाउंड्री खत्म हो जाती है। जो डेटा हमने देखा वो बताता है कि घर पर वर्कआउट करना भी बिल्कुल ऐसा ही है। घर का मतलब है रिकवरी स्पेस और वर्कआउट का मतलब है स्ट्रेस स्पेस। तो क्या होम वर्कआउट के दौरान हम असल में अपने ही नर्वस सिस्टम को कंफ्यूज नहीं कर रहे होते हैं? ये सिर्फ एक तुलना नहीं है, ये एक बहुत गहरा बायोलॉजिकल फैक्ट है, जिसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के काम करने के तरीके से समझा जा सकता है। ओके, ये कैसे काम करता है? देखिए, हमारे नर्वस सिस्टम के 2 मुख्य हिस्से होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट या फ्लाइट यानी तनाव और मेहनत के लिए जिम्मेदार होता है। जब हम भारी वजन उठाते हैं तो यही सिस्टम एक्टिव होता है। ठीक है। दूसरी तरफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, रेस्ट और डाइजेस्ट,
यानी आराम और रिकवरी का काम करता है। तो घर पैरासिम्पैथेटिक जोन हुआ। बिल्कुल, हमारा दिमाग सालों की कंडीशनिंग की वजह से हमारे घर, हमारे सोफे और हमारे बेडरूम को पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से जोड़कर देखता है। घर में घुसते ही शरीर रिलैक्स होने लगता है। हाँ, जूते उतारते ही आधी थकान मिट जाती है। अब सोचिए, जब हम उसी रिलैक्सिंग माहौल में अचानक से सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने की यानी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग विरोध करता है। वो कहता है भाई यहाँ तो आराम करना था। बिल्कुल, इसे कॉग्निटिव फ्रिक्शन कहा जाता है। यही कारण है कि घर पर पुशअप्स करने के लिए जो इच्छा शक्ति या विल पावर चाहिए ना, वो जिम जाकर 50 किलो वजन उठाने से कहीं ज्यादा होती है। जिम का दरवाजा खोलते ही दिमाग अपने आप वर्कआउट मोड में आ जाता है, लेकिन घर पर आपको अपने ही दिमाग से लड़कर उसे उस मोड में लाना पड़ता है। एक बहुत बड़ा अहा मोमेंट है। मतलब हमारी असली लड़ाई हमारे आलस से नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की उस स्पेशल कंडीशनिंग से है जो जगह के हिसाब से तय होती है। एकदम सही समझे आप। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि किसी ने बहुत कड़े अनुशासन से इस कॉग्निटिव फ्रिक्शन को हरा दिया। उसने घर पर ही वर्कआउट करने का पक्का मन बना लिया। ठीक है, मान लिया। अब रिसर्च के उस हिस्से पर आते हैं जो फिजिकल नतीजों की बात करता है। क्या सच में भारी मशीनों के बिना सिर्फ शरीर के वजन या हल्के डंबल से घर पर वैसे नतीजे हासिल किए जा सकते हैं? मतलब क्या प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जो कि मसल बिल्डिंग का सबसे बुनियादी नियम है, वो घर पर मुमकिन है? ये फिटनेस की दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब सिर्फ और ज्यादा लोहे का वजन बढ़ाना होता है। अच्छा, तो और क्या होता है? देखिए, हमारी मांसपेशियों की कोई आंखें नहीं होती। उन्हें ये नहीं पता होता कि आप जिम के 2 लाख की मशीन पे बैठे हैं या अपने घर के फर्श पर। मांसपेशियां सिर्फ एक चीज समझती हैं, मैकेनिकल टेंशन और मेटाबॉलिक स्ट्रेस। ओके, टेंशन और स्ट्रेस। हाँ, अगर किसी के पास घर पे भारी वजन नहीं है तो वो टाइम अंडर टेंशन बढ़ाकर प्रोग्रेसिव ओवरलोड हासिल कर सकता है। वो कैसे? उदाहरण के लिए, अगर कोई सामान्य पुशअप 2 सेकंड में करता है तो उसे 5 सेकंड नीचे जाने और 5 सेकंड ऊपर आने में लगाकर वो उस एक्सरसाइज की तीव्रता को कई गुना बढ़ा सकता है। अरे वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा लिवरेज बदलना, जैसे पैरों को कुर्सी पर रखकर डिक्लाइन पुशअप्स करना, गुरुत्वाकर्षण के कोण को बदल देता है और मांसपेशियों पर ज्यादा लोड डालता है। इसलिए बायोलॉजिकल रूप से घर पर बेहतरीन नतीजे पाना बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है जो नोट्स में भी बहुत हाईलाइट किया गया है। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, घर पर टाइम अंडर टेंशन या लीवरेज बदल कर प्रोग्रेसिव ओवरलोड हासिल करना मुमकिन तो है, लेकिन इसके लिए फिटनेस साइंस की बहुत गहरी समझ होनी चाहिए। बिल्कुल। एक आम इंसान जो सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखकर एक्सरसाइज कर रहा है, वो शायद इस विज्ञान को नहीं समझता। बिल्कुल। और बिना ट्रेनर के जब शरीर थकने लगता है तो फॉर्म खराब होना तय है। तो क्या घर पर गलत बायोमैकेनिक्स की वजह से रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी का खतरा जिम से कहीं ज्यादा नहीं हो जाता? 100% ज्यादा हो जाता है। और ये होम वर्कआउट का सबसे खतरनाक पहलू है। जिम में जब हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो जैसा कि हमने पहले बात की, मशीन हमें एक सुरक्षित दायरे में रखती है। बिल्कुल। लेकिन जब घर पर हम फ्री वेट या बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं और हमारी फॉर्म थोड़ी सी भी गलत होती है तो उसका पूरा भार हमारे टेंडन्स और लिगामेंट्स पर पड़ता है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, और शुरुआत में शायद दर्द न हो, लेकिन महीनों तक गलत एंगल पर स्क्वाट करने या गलत तरीके से प्लैंक करने से जोड़ों में जो माइक्रो टीयर्स आते हैं वो आगे चल के बहुत गंभीर रूप ले लेते हैं। बाप रे। होम वर्कआउट में आज़ादी तो है, लेकिन वो आज़ादी अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लाती है, खुद को शिक्षित करने की जिम्मेदारी। बिना सही ज्ञान के घर पर इंटेंस वर्कआउट करना सच में एक बहुत बड़ा जोखिम है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हमें इन सभी वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक तथ्यों को एक साथ रखकर कोई ठोस निष्कर्ष निकालना है। बिल्कुल। हमने जिम के बायोमैकेनिकल फायदों और एनवायरमेंटल ट्रिगर्स को समझा, लेकिन साथ ही वहां की भीड़ से टूटने वाले हाइपरट्रॉफी प्रोटोकॉल को भी देखा। दूसरी तरफ हमने होम वर्कआउट के कम्यूट फ्रिक्शन से आजादी को सराहा। हाँ, जो कि बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन घर के पैरासिम्पैथेटिक माहौल से नर्वस सिस्टम के टकराव और इंजरी के खतरे को भी गहराई से समझा। तो इन दोनों अलग अलग दुनियाओं का डेटा देखने के बाद रिसर्च हमें किस दिशा में ले जाती है?
आखिर वो एक्स फैक्टर क्या है जो ये तय करेगा कि कोई इंसान फिट होगा या नहीं? रिसर्च का निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है और शायद थोड़ा हैरान करने वाला भी है। अच्छा, डेटा ये साबित करता है कि जगह, चाहे वो जिम हो या घर, सिर्फ एक टूल है, एक औजार है। असली एक्स फैक्टर जो शरीर में बायोलॉजिकल बदलाव लाता है वो है निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी और मिनिमम इफेक्टिव डोज। मिनिमम इफेक्टिव डोज मतलब कम से कम कितना करना जरूरी है? हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि जब तक वे 1 घंटा पसीना नहीं बहाएंगे शरीर में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन क्लिनिकल स्टडीज दिखाती हैं कि अगर कोई व्यक्ति रोजाना सिर्फ 20 से 30 मिनट भी पूरे फोकस के साथ एक्सरसाइज करता है तो ये मिनिमम इफेक्टिव डोज शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करने, एंडोर्फिन्स रिलीज करने और इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारने के लिए काफी है। सिर्फ 20 से 30 मिनट? हाँ, बस 20 मिनट। अगर कोई बिल्कुल शुरुआत कर रहा है तो उसके लिए सबसे जरूरी है न्यूरोलॉजिकल हैबिट लूप बनाना। उसे जिम की उस पूरी जटिलता में जाने के बजाय घर से ही उन 20 मिनट की निरंतरता की आदत डालनी चाहिए। आदत बनाना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और जो लोग एडवांस्ड लेवल पर हैं, जिन्हें अपने शरीर के स्ट्रक्चरल लिमिट्स को पार करना है, उनके लिए जिम का इकोसिस्टम ज्यादा सही रहेगा। लेकिन दोनों ही स्थितियों में जादू लोहे में या फर्श में नहीं है, जादू उस रोजाना के 20 मिनट के कमिटमेंट में है। ये बात तो पूरे नजरिए को ही बदल कर रख देती है। मतलब हम अक्सर बेस्ट की तलाश में गुड को भी छोड़ देते हैं। हाँ, परफेक्शन के चक्कर में एक्शन नहीं लेते। सही बात है। हम ये बहस करते रहते हैं कि कौन सी जिम की मशीन सबसे अच्छी है या कौन सा होम वर्कआउट प्रोग्राम सबसे असरदार है, जबकि हमारा शरीर सिर्फ एक ही भाषा समझता है और वो है नियमित रूप से दिया जाने वाला स्ट्रेस। बिल्कुल सही। यानी हमारी असली लड़ाई जगह के चुनाव की नहीं है, हमारी असली लड़ाई उस शुरुआती फ्रिक्शन को पार करके एक्शन लेने की है। और इसी फ्रिक्शन को तोड़ने के लिए जो रिसर्च हमने जांची है उसके अंत में एक बहुत ही दिलचस्प और प्रैक्टिकल 7 दिन के चैलेंज का जिक्र किया गया है। हाँ, वो 7 दिन का चैलेंज। और ये सिर्फ एक मोटिवेशनल बात नहीं है, इसके पीछे भी न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान है ना? बिल्कुल। ये चैलेंज किसी को भी आज से ही शुरू करने के लिए डिजाइन किया गया है। जगह भूल जाइए, उपकरण भूल जाइए। चैलेंज ये है कि अगले 7 दिनों तक बिना एक भी दिन छोड़े अपने दिन के सिर्फ 20 से 30 मिनट निकालकर अपने शरीर को चुनौती देनी है। मतलब कोई बहाना नहीं? कोई बहाना नहीं। चाहे वो घर पर तेज बॉडी वेट वर्कआउट हो या जिम जाकर किया गया कोई सेशन। विज्ञान कहता है कि 7 दिन किसी भी बड़ी आदत को पूरी तरह से नहीं बदल सकते, लेकिन वे दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनाना जरूर शुरू कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार 7 दिन ये करता है तो उसके शरीर का बेसलाइन डोपामाइन लेवल रीसेट होने लगता है। शरीर को उस हलचल की, उस थकान के बाद मिलने वाले सुकून की एक आदत पड़ने लगती है। और यही वो बदलाव है जिसे महसूस किया जा सकता है। ये चैलेंज सिर्फ शरीर की चर्बी कम करने के बारे में नहीं है, ये दिमाग की उस कंडीशनिंग को तोड़ने के बारे में है जो हमें रोक कर रखती है। बिल्कुल, मेंटल ब्लॉक को तोड़ना। जब हम उस 7 दिन की निरंतरता को पार करते हैं तो हम सिर्फ मांसपेशियां नहीं बनाते, बल्कि हम अपने नर्वस सिस्टम को ये सिखाते हैं कि हम अपने आराम के दायरे, उस पैरासिम्पैथेटिक जोन से बाहर निकलकर भी सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ, और ये एहसास बहुत पावरफुल होता है। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण ने आज इस बात को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया है कि जिम और होम वर्कआउट के बीच की बहस असल में गलत सवाल पर टिकी थी। हम बाहर जवाब ढूंढ रहे थे, जबकि पूरी की पूरी मैकेनिज्म हमारे अपने दिमाग और शरीर के तालमेल के अंदर चल रही थी। बिल्कुल, सारा खेल कंसिस्टेंसी का है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वो इस एक विचार पर गहराई से सोचें। अगर केवल 7 दिन की निरंतरता हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री को बदल सकती है, हमारे नर्वस सिस्टम की सालों पुरानी आदतों को तोड़ना शुरू कर सकती है, तो क्या सच में हम इतने दिनों से फिटनेस के लिए किसी सही जगह का इंतजार कर रहे थे या हम बस उस एक सही फैसले को लेने से छुप रहे थे? अपना टूल खुद चुनिए, लेकिन उस इंजन को आज ही स्टार्ट कीजिए।